हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और आखिरी में हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज जो आज का लेक्चर होगा उसी से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें आप देखते हैं कि हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में किस तरह से कन्वर्ट होती है। थर्मोडायनामिक्स में इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता कि जो आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसका एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यानी कि जो आप गैसेस ले रहे हैं उनका जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके बीच में बॉन्ड कैसे हैं, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है गैसेस के एटम्स का या एलिमेंट्स का कैसा है, इस चीज़ को नहीं देखा जाता। यहाँ पे सिर्फ हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को ही स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स की फिज़िक्स की ब्रांच है, जिसमें आप हीट का ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर। यहाँ पे जो जिस चीज़ का आप जिसको आप जिसकी हीट को आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवा रहे हैं उसका एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं देखे जाते, और ये जो आपका थर्मोडायनामिक्स है ये आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटली जो है मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स आती हैं। एक आती है आपके पास सिस्टम, एक आता है सराउंडिंग और एक आता है यूनिवर्स। सिस्टम जो है आपके पास एक डेफिनेट क्वांटिटी है। यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी बाउंड्रीज़ को बता पाएँगे। जैसे कि कोई सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेज़ हो गया, किसी भी फ़ेज़ में आपका सिस्टम हो सकता है। बाउंडेड होना चाहिए क्लोज़्ड सरफ़ेस से। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता कि सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम की डायमेंशंस क्या हैं, सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं। सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ होगी, एनीथिंग आउटसाइड दिस सिस्टम कैन बी, जिससे सिस्टम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, उस सराउंडिंग उसको हम नाम देते हैं सराउंडिंग। तो एक तो वो हो गया जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर है, उसको आपने सिस्टम कह दिया। सिस्टम के अलावा जो भी बचा चारों तरफ, जिससे सिस्टम जो है एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मास एक्सचेंज कर रहा है, वो कहलाती है सराउंडिंग। और अगर आपने सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को कंबाइंड कर दिया तो वो कहलाएगा आपका यूनिवर्स। तो थर्मोडायनामिक्स में यूनिवर्स जो है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज होते ही आपकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। द इंटरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज बाउंड्री। अब आपको पता है कि अगर आपने ये कह दिया कि ये मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम, अगर ये हम सिस्टम नाम दे रहे हैं तो इसके चारों तरफ जो हो गया वो क्या हो गई, आपकी सराउंडिंग हो गई। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये इंटरफेस हो गया एक तरह से कि सर सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने के लिए जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को हमने क्या नाम दिया है, बाउंड्री कह दिया है। तो बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई थर्मल फ्लास्क ले लिया, उसमें अगर आपने पानी भर दिया और पानी का आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, तो वो जो आपके पास थर्मस के अंदर पानी है वो हो गया आपका सिस्टम। पानी के बाहर जो भी हो गया वो आपके सराउंडिंग हो गया। थर्मस की बाउंड्रीज़ को आप जो है चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपकी फिक्स्ड बाउंड्री हो गई और वो रियल भी हो गई, इमेजिनरी नहीं है। लेकिन अब जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि आपने आइस ले लिया, तो आप उसको इमेजिन करेंगे, उसकी बाउंड्रीज़ नहीं बना पाएंगे। आप कोई गैस ले रहे हैं पिस्टन के अंदर, तो उसकी बाउंड्री भी वहाँ पर आप इमेजिन कर रहे होंगे, जबकि पिस्टन की पर्टिकुलर डायमेंशंस होंगी। इनसाइड द सरफेस ऑफ द फ्लास्क और आउटसाइड मेक्स डिफरेंसेस। आपने बाउंड्री कौन सी लेनी है, उस पे भी आपके सिस्टम की स्टडी जो है डिपेंड करती है। अगर आप कंसिडर कर लीजिए कि ये आपके पास आपका थर्मल फ्लास्क है, थर्मल फ्लास्क के अंदर की बाउंड्री आप कंसिडर कर रहे हैं तो बिहेवियर सिस्टम का कुछ और होगा, और अगर आप बाहर वाली बाउंड्री कंसिडर कर रहे हैं तो सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ और होंगी। तो इट डिपेंड्स कि बाउंड्री का सिलेक्शन आप किस तरह से कर रहे हैं। तो ये आपके पास बाउंड्रीज हो गई। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, दैट इज़ होमोजीनियस सिस्टम। अगर आपका सिस्टम यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन गैस ले रखी है किसी कंटेनर के अंदर, और
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह पर कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे सिस्टम को या आप ऐसे सिस्टम को क्या नाम दे देंगे, होमोजीनियस सिस्टम कह देंगे। तो यहाँ पे आप सिंगल फेज में लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने एक ग्लास के अंदर आइस क्यूब ले ली और यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, तो आप इसको होमोजीनियस सिस्टम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आइस के हैं वो अलग हैं, और जो वाटर के हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं उसके अलग मिलेंगे। हेट्रोजीनियस सिस्टम जो है, आपके सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा फेजेस अगर आपके पास हों और उनको आपने बाउंड्री से सेपरेट भी कर रखा हो, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेस सेपरेटेड बाय बाउंड्री सरफेसेस, तो वहाँ पे आप ऐसे सिस्टम को क्या नाम दे देंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम नाम दे देंगे। तो ऊपर वाला सिस्टम जो है आपका हेट्रोजीनियस के अंदर आएगा, जिसमें आपने पानी के अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाल रखी हैं, तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर आएगा। तो आप ये देख रहे हैं आइस भी वाटर का है और जो आपका लिक्विड है वो भी वाटर है। आपके पास सब्सटेंस एक है लेकिन आपने फेजेस दो दे दी हैं, तो फेजेस दो होने की वजह से भी आपका सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह पे अलग अलग होगा, इसलिए सिस्टम को आपने क्या नाम दे दिया, हेट्रोजेनियस सिस्टम नाम दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और भी देखेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है कंटेन नो सब्सटेंस। कई बार आपने कह दिया कि ये आपके पास कंटेनर है और उसमें कुछ भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंटेनर के अंदर कुछ हो। तो नो सब्सटेंस एट ऑल बट में कंसिस्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द कम्बिनेशन ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हम पहले ही बता चुके हैं आपको, सिस्टम प्लस में सराउंडिंग क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। और जब आप थर्मोडायनामिकल सिस्टम कहते हैं तो ये हमेशा इमेजिन मत कीजिए कि वहाँ पे आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको एनर्जी भी मिल सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपको जो है पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास एनर्जी की फॉर्म में आपको मिलती हैं। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब ये देखिएगा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स वो हैं जो सिस्टम को डिफाइन करेंगे, और ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपके पास कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को आप जानते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर आप मेज़र कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आपके पास आते हैं चार तरह के, यानी कि ये वो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके फिजिकल वेरिएबल्स हैं जिनको मेज़र करने के बाद आप किसी भी सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में कई जगह आप मिल को दिखाई देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नज़र नहीं आएगा तो इक्वेशन में या फिर आपको कैलकुलेशन में या थ्योरी में आपको नंबर दिखाई देगा नंबर ऑफ मोल्स। तो कंपोजिशन में आपको मिलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद आपके पास होता है प्रेशर, नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम, उसके बाद है टेम्परेचर। अगर आपको किसी भी सिस्टम की कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चार फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता है, तो आप उस सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी जो है उसका बिहेवियर डिस्कस कर सकते हैं। होमोजीनियस सिस्टम के अंदर आपको पता है कंपोजिशन फिक्स है, आपकी फेज़ फिक्स है, आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में नहीं और लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहिए या नंबर ऑफ मोल्स कहिए वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये देखिएगा होमोजीनियस सिस्टम के अंदर इन चार प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी तो आपने कांस्टेंट कर दी, तो आपके पास तीन ही वेरिएबल बचते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स आपके पास बचेगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, विच जो आपके इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करेगा। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम आगे जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का स्टडी करते हैं, तो आपके सिस्टम को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो प्रेशर आप किस तरह से वहाँ तक लेके आए, वॉल्यूम कैसे आया और टेम्परेचर कैसे आया। तो जब आप थर्मोडायनामिक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, डजंट केयर अबाउट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। आपने पी कह दिया, पी ही है, हमें नहीं पता कि पीछे से क्या चेंज था प्रेशर का और आगे आने वाला चेंज क्या होगा। वॉल्यूम अगर हमने फिक्स कर कह दिया, वी की वैल्यू हमने बता दी, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो वॉल्यूम हमने अचीव कैसे किया है। सिमिलरली टेम्परेचर कैसे वहाँ तक पहुँचा, हमें इस चीज़ को डिस्कस करने की थर्मोडायनामिक वेरिएबल में कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा है। अभी तो जस्ट हम जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स की ही स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपने सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी की है, उसका साइज़ बढ़ा दिया है या उसके किसी डायमेंशंस का स्केल बढ़ा दिया है, तो आपकी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं चेंज नहीं होती, इंडिपेंडेंट हैं ये इंटेंसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। तो ये टेम्परेचर टेम्परेचर मान लीजिए कि मेरे पास 1 मोल गैस है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 मोल लूँगी तो मैं टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट मोल। तो आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप लेते हैं, आपने 2 मोल लिए तो भी वी अपॉन एम की वैल्यू वही रहेगी। आपने 3 मोल के कोई पार्टिकल्स ले लिया, एलिमेंट ले लिया है, तो भी वी अपॉन एम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मॉलर वॉल्यूम को आप वी के ऊपर बार से दिखाते हैं, और मैक्सिमम आप जितनी भी आगे इक्वेशन स्टडी करेंगे, चाहे वो आइडियल गैस की स्टडी करें और चाहे आप रियल गैसेस की स्टडी करें, बुक के अंदर इसको वी बार से इंडिकेट नहीं किया गया है, सिर्फ वी से इंडिकेट किया गया है। तो ये मान के चलिएगा, हम बात जो है इक्वेशंस में कहीं पर भी वी आ रहा है तो हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है। इवन कि आपने एलिमेंट जो है उसकी क्वांटिटी बेशक आपने बढ़ा दी हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपने सिस्टम का साइज़ बढ़ा दिया, उसका स्केल बढ़ा दिया, तो ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 मोल लिया था और अब मैंने 2 मोल एलिमेंट ले लिया है, तो आपको पता है 1 मोल का मास अलग होगा, 2 मोल का अलग होगा। 1 मोल का वॉल्यूम अलग होगा, 2 मोल ज़्यादा जगह घेरेगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो चेंज हो जाती हैं सिस्टम के डायमेंशंस के साथ, साइज़ के साथ, उन क्वांटिटीज़ को क्या नाम दिया जाता है? एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ कहा जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए आपके? वॉल्यूम और मास। तो ये मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव क्वांटिटी है और वॉल्यूम आपके पास क्या है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। उसके बाद आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, कि मेरे पास कोई सिस्टम है, उसकी पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो वो उसकी स्टेट कहलाती है। एवरी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हैज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है 4 वेरिएबल्स थे, दैट इज़ योर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स। तो अगर होमोजीनियस मीडियम है तो एन और एम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर हम 3 ही वेरिएबल दिखा रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम हमने कौन सा ले लिया है? होमोजीनियस सिस्टम ले लिया है। एक चीज़ ध्यान और भी रखिएगा, यहाँ पे बात की गई है इक्विलिब्रियम की, कि इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये नहीं है कि सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन कंडीशन क्या रहेगी? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, होना चाहिए, तभी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, जो आपका कोई भी फंक्शन है प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये फंक्शन जो है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। जहाँ के आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपको पता है वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में डिपेंड करती हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 में से 2 जो हैं वो आपके सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर देंगे। अब ये देखिए, ये बात हम क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन है, और वो फंक्शन किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के। अगर मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का भी पता होगा तो हम तीसरा वेरिएबल निकाल लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और सिस्टम कैसा होना चाहिए? आपका होमोजीनियस सिस्टम होना चाहिए, तब आप उसकी स्टैटिक कंडीशन को डिफाइन कर देंगे। तो आइडियल गैस के लिए, जिसमें पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, ना तो आपस में पार्टिकल अट्रैक्शन दिखाते हैं ना रिपल्शन दिखाते हैं, यानी कि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, तो आइडियल गैस यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए जब आप इक्वेशन ऑफ स्टेट देते हैं, यानी कि
आप यहाँ पे देखिए, पी वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए फंक्शन। इसका मतलब इनका आपस में कोई इक्वेशन आना चाहिए ना, और वो इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के। तो अगर आप पी वी और आर टी को इधर उठा लाएं, माइनस आर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप ये देखिए कि इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे हैं। और ये इक्वेशन आपके ये नहीं है कि कोई भी आइडियल गैस किसी भी टाइम किसी भी प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे ओबे करेगी, नहीं। आपकी कंडीशन है आपकी आइडियल गैस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये आइडियल गैस की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज आइडियल गैस की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद आपके पास आती है रियल गैस। सारी की सारी जितनी भी आप स्टडी करेंगे वो रियल गैस है, लेकिन उनको इमेजिन हम कर रहे होंगे सिस्टम के अंदर आइडियल गैस। तो रियल गैस में पार्टिकल्स जो हैं क्लोज होते हैं, आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। तो रियल गैस की इक्वेशन को वंडर वॉल गैस इक्वेशन नाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, रियल गैसेस इक्विलिब्रियम में होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। P प्लस में A अपॉन वी का स्क्वेयर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये V वॉल्यूम नहीं है, ये मोलर वॉल्यूम है। A और B कांस्टेंट है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R आपका कांस्टेंट ही रहेगा, बेशक आप पी वी टी की कोई भी वैल्यूज ले लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एप्लीकेबल, तो ये आप चाहे रियल गैस पर लगाइए, चाहे आइडियल गैस की इक्वेशन लीजिए, आपको ये दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑन ये आपकी एप्लीकेबल तभी होंगी जब आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, ओनली व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और एवरी सब्सटेंस सिस्टम इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। अब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे ये इक्वेशन आ रही है, तो दूसरे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर ये इक्वेशन नहीं आएगी। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इट इज़ डिटेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, नॉट थ्योरेटिकल। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई भी थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं लगा सकते। एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा, और ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो हैं पी वी और टी की, ये एक्सपेरिमेंट से ही डिटेक्ट होंगी, सिर्फ थ्योरी से डिटेक्ट नहीं होंगी। उसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। आपके पास तीन तरह के सिस्टम है। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ अगर मास या मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम दे देंगे, ओपन सिस्टम कह देंगे। फॉर एग्जांपल एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर में कंसीडर कर लीजिए कि एक जगह से आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी गैस जो है आगे कहाँ से कहाँ चली जाएगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ। तो आप ये देखिए कि एनर्जी भी चेंज हो रही है और मास भी आपका मूव कर रहा है। तो एयर कंप्रेशर में दोनों मूवमेंट्स हैं, मास की भी और एनर्जी की भी। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, एक्सचेंज होगा, मास और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। आप अगर एक ग्लास को में आइस डाल दें और उसको ऊपर लिड से कवर कर दें, तो आप ये देखिए अंदर से पानी तो बाहर नहीं उड़ पाएगा, लेकिन अंदर का जो आइस थोड़ी देर के बाद मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही आपके कांस्टेंट रहेंगे, मटेरियल भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तब होगा जब थर्मली इंसुलेटेड हो, यानी कि ना तो एनर्जी का लेना देना हो, टेम्परेचर का वेरिएशन ही एनर्जी का एक्सचेंज या ट्रांसफ़र करवाता है। तो आप अगर थर्मली इंसुलेटेड कर देते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी का और मास का जो है एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर आपने थर्मस ले ली एक, और लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी थर्मल फ्लास्क यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं चाय और जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाती है। तो थर्मल फ्लास्क एक ऐसा कंसिडर कीजिए कि जितने टेम्परेचर पे आपने कॉफ़ी या चाय डाली थी उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ऐसे थर्मल फ्लास्क को जिसको हम परफेक्ट थर्मल फ्लास्क कहते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो बार बार हमने देखा एक टर्म यूज़ हमें आ रही है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है।
आपने देखा होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो दो ही प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पीवीटी आपस में किसी ना किसी इक्वेशन से कनेक्टेड होंगे। तो अगर आपको पीवी का पता है तो टी निकाल लेंगे, वीटी का पता है तो पी निकाल लेंगे और पीटी का पता है तो वी निकाल लेंगे। तो आपको तीन में से सिर्फ दो चीज़ों का पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन्स अनस्टेट, यानी कि पीवीटी चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाहर की कंडीशन चेंज हो गई तो पीवीटी भी चेंज हो जाएगा। तो इज सेट टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस सिस्टम है, तीन में से दो फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं। ये तब तक डिफाइन करेंगी जब तक बाहर से एक्सटर्नल जो है कंडीशंस आपकी कांस्टेंट रहती हैं। अगर बाहर की कंडीशन कांस्टेंट रहेंगी तो सिस्टम की कंडीशन भी कांस्टेंट रहेंगी, और इसी को हम नाम देते हैं, इस सिचुएशन को नाम देते हैं हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। किस सिस्टम को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कह देंगे? अगर वो तीन कंडीशंस को ओबे करता हो। तो अगर तीन कंडीशंस ओबे हो जाएं तो ऐसे सिस्टम को आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे देंगे। तो फॉर ए सिस्टम टू बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बाहर से सिस्टम के ऊपर ऐसी कोई फोर्स ना लगे कि टोटल फोर्स, जब नेट फोर्स आप निकालें तो अनबैलेंस आ जाए, यानी कि एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। जब एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो सिस्टम जो है आपका कोई भी मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं दिखाएगा, किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज, किसी तरह का प्रेशर का चेंज, किसी तरह टेम्परेचर का चेंज नहीं दिखाएगा। तो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए पूरे सिस्टम के ऊपर। सेकेंड है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अब ये देखिएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आप ये कह दें कि यहाँ पे तो टेम्परेचर है T1 और आप ये कह दें कि यहाँ पे टेम्परेचर है T2। तो ये सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। तो विद इन द सिस्टम भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और आपके सिस्टम और सराउंडिंग में भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? विद इन द सिस्टम भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और सिस्टम का सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपने देख ली है थर्मल इक्विलिब्रियम की, कि विद इन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, एंड द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उनमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए। नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है टेम्परेचर का किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ चेंज विद इन द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड आपके पास जो आता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सिस्टम के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, एलिमेंट्स की, और किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन होते ही बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में हमने तो पढ़नी तीन है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। तो तीन तरह के आपके इक्विलिब्रियम आ गए हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीनों का मेन एम क्या है? तीनों का मेन एम है कि आपको पीवीटी कांस्टेंट रखना है, उसको वेरी नहीं होने देना। एक जो टर्म है वो आप बार बार पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, दैट इज क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस का मतलब देखिएगा क्या है। ए फाइनाइट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मेक द सिस्टम टू पास थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। बिल्कुल बात सही है। अगर आपने फोर्स डाल दी, और फोर्स भी कैसी डल रही है? अनबैलेंस डल रही है। एफ इज इक्वल टू जो है आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। A quasi-static process is defined as the process in which the deviation from thermodynamic equilibrium is so small और infinitesimal, यानी कि बहुत small changes दिखा रहा है, and all the states through which the system passes during a quasi-static process can be considered as equilibrium state। अब इसका मीनिंग समझिएगा।
पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रियल गैसेस स्टडी कर रहे हैं, सारी की सारी गैसेस ही रियल हैं। आइडियल गैस होता तो शायद पॉसिबिलिटी बन जाती। कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम की पी वी टी की कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ये मेरा सिस्टम किस में कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में। और मुझे पता है ऐसा सिस्टम मैं बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकती जिसके पीवीटी को आप क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। बाहर से कुछ ना कुछ होगा ही, कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी ही लगेगी, जिसकी वजह से ये क्वांटिटीज़ जो हैं चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। फोर्स लग जाए, ये क्वांटिटीज़ चेंज हो जाएं, लेकिन चेंज इतना मिनिमम, इतना स्लो तरीके से हो कि आपको ये लगे ये पीवीटी तो पीवीटी ही है। उसके बाद फोर्स लग रही है, आपको ये लगे कि सिस्टम अब भी किसके अंदर है? आपके इक्विलिब्रियम के अंदर है। पीवीटी में कोई ज़्यादा चेंजेस, बहुत इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंजेस आए हैं। तो ये प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आप इसको स्लोली करेंगे। अगर बहुत स्लोली किसी प्रोसेस को आप देखते हैं तो वो पहले भी इक्विलिब्रियम के था, अंदर था, और आखिरी में फाइनल स्टेज भी उसकी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। तो स्टडी करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम मानने के लिए हमें क्वासी स्टैटिक को इसलिए स्टडी करना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम जो सिस्टम है वो हमारे इसी प्रोसेस से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। केमिकल एक जो आपके रिएक्शंस हैं उनको आप नहीं रोक पाएंगे। थर्मल सराउंडिंग में कोई चेंजेस आ गए, किसी भी जगह की वजह से आ गए, तो सिस्टम में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और सिस्टम में अगर सराउंडिंग में अगर चेंजेस आ गए तो सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके लिए कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और ये आपने अब तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। डिफाइन अ थर्मोडायनामिक यूनिवर्स। तो थर्मोडायनामिक यूनिवर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप जानते हैं एस प्लस एस, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज योर थर्मोडायनामिक यूनिवर्स। इट्स इज मोलर वॉल्यूम एंड इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है मोलर वॉल्यूम का मतलब है वी बार, वी बार का मतलब है वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम पर मोल्स जो है वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी गैस का, किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस in which there is very small or minute changes in pressure, volume or temperature which can't be predicted, and the system remains in thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर तीनों तरह के इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। What determines the state of a simple homogeneous system? तो सिंपल होमोजीनियस सिस्टम की स्टेट पता लगानी है आपने, तो कौन पता लगा के देगा? तो आपको पता है तीन चीज़ें चाहिए आपको, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स होमोजीनियस के अंदर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रोवाइड द वंडर वॉल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स कांस्टेंट। तो वंडर वॉल इक्वेशन आपको पता है क्या थी आपके पास? दैट इज़, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ। दैट इज़ पी प्लस ए अपॉन वी का स्क्वेयर, और वी आपके पास यहाँ पर कौन है? दैट इज़ वॉल्यूम पर मोल है, और v माइनस बी इज़ इक्वल टू आर टी। और इस इक्वेशन के अंदर a और b जो हैं वो आपके कांस्टेंट्स हैं, तो आइडेंटिफाई आपने कर लिए हैं। Define mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium is that equilibrium in which the system has balanced force and there is no movement in the system. ये आप सिस्टम की मूवमेंट बता रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैडम पार्टिकल के बीच में तो मूवमेंट, गैस है, आपने गैस कंसिडर की, उनके बीच में पार्ट मूवमेंट तो हो रही है, वो तो आप रोक ही नहीं सकते। सिस्टम मूव नहीं करेगा, पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज सिस्टम वेयर द बाउंड्री मूव्स। तो अब सोचिएगा, आपने क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल देना है और जिसकी बाउंड्री को आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या था आपका कि एनर्जी तो आपकी एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप ले सकते हैं एक पिस्टन का एग्जाम्पल।
तो ये जो आपके पास है ये मूवेबल है, तो पिस्टन को आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं और इसको अंदर की तरफ पुश भी कर सकते हैं। अंदर आपके पास एक गैस है, तो गैस के सिस्टम की तरफ। तो जब आप इसको पिस्टन को अंदर या बाहर लेके जाएंगे तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन गैस अंदर बाहर नहीं जा रही है, तो मास आपका इंटैक्ट रहेगा, तो ये आपका क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, प्रोवाइड एन एग्जांपल। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो आपके दो फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपके पास आइस क्यूब हो गई और वाटर हो गया एक गिलास के अंदर, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम का एक एग्जांपल आपके पास है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट नॉट एप्लीकेबल। तो आप ये बताइए कि कब नहीं लगा सकते आप इक्वेशन ऑफ स्टेट। दो ही थी इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक तो आइडियल गैस की थी और एक रियल गैसेस की थी, जिसको आपने वंडर वॉल इक्वेशन कहा था। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, तो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हाउ इज मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम डिटरमाइंड। आप कैसे मैक्रोस्कोपिक स्टेट का मतलब आप जानते हैं कि आपको सिस्टम की क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अगर वो होमोजीनियस मीडियम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका होमोजीनियस नहीं है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए, पार्टिकल भी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस भी चाहिए आपको कि किस किस के बने हुए हैं। तो आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और आपके कंसिस्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो ये आपके पास हो गए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। और अब जो है, अब हम देखेंगे कि आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो एमसीक्यूज़ किस तरह के आ सकते हैं। तो ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, विच सिस्टम अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। यानी कि मास नहीं जा रहा, लेकिन क्या चल रही है, एनर्जी जा रही है। तो आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड है, क्लोज्ड है और होमोजीनियस है। तो आप इनमें से बताइएगा कौन सा है। टाइम ले लीजिए अपना और एक पेज जो है साथ में रखिए, ताकि आप लगा पाएँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है। तो आप अपनी की तैयार कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में देखिएगा कि आप, मैं की प्रोवाइड करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सही हैं और कहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए थर्मस फ्लास्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जांपल है ये, क्लोज्ड का है, आइसोलेटेड का है या एडियाबैटिक का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर टोटल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नॉट वर्ड है, यानी कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कौन सा रहेगा आंसर, वो पता कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम एग्जाम्पल मैंशनड इन द सोर्सेज इज। इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। आइस इन अ ग्लास, एन एयर कंप्रेसर, गैस इन अ फिक्स्ड सिलेंडर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड सिलेंडर है, ये कोई मूवेबल नहीं रखा आपने, और अ थर्मामीटर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप। A very fast process. B option is a process with zero work. Third option is an ideal concept where the system is always near equilibrium. And the D option is a process that only happens in solids. तो इसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक रहेगा वो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस हाउ मैनी वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिटरमाइन इट्स स्टेट। स्टेट पूछी गई है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा पूछा क्या जा रहा है। तो होमोजीनियस सिस्टम है तो आपको पता है कौन सी क्वांटिटीज कंसर्न जो है कांस्टेंट रहेंगी, और कितने आपको वेरिएबल्स चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज देयर इज नो। क्या नहीं हो रहा केमिकल इक्विलिब्रियम में। मूवमेंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, चेंज इन वॉल्यूम। विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट वेरिएबल। They depend on the path taken. They describe equilibrium state.
दे आर ओनली एप्लीकेबल टू ओपन सिस्टम, दे इंक्लूड ओनली हीट एंड वर्क। वेरिएबल स्टेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल स्टेट का आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज थी आपकी, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उसके बाद जो है आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द बाउंड्री इन अ क्लोज सिस्टम लाइक गैस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर गैस है तो अब उसकी बाउंड्री के बारे में आप बताइएगा, सिस्टम आपका क्लोज है। इट मस्ट रिमेन फिक्स्ड, इट कैन मूव बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, इट कैन बी इमेजिनरी, और डी आपके पास है, इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के दौरान वो डिसअपियर हो जाएगी। कौन डिसअपियर हो जाएगी? बाउंड्री। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक रहेगी? और जो मैं आपको एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं, डिस्क्लेमर ये है कि एक ही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं अब आपको जो है आपके आंसर्स के लिए आपको की प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो दिस इज़ द की। क्वेश्चन फर्स्ट का सी आंसर है, टू का सी है, थ्री का डी है, फोर का बी है, फिफ्थ का सी है, सिक्स्थ का बी है, सेवन्थ का ए है, एट्थ का बी है, नाइन्थ का बी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक्स।